आप सभी को नमस्ते। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक रचना भारत एक है के विषय में। यह वीडियो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है और आधार पाठ्यक्रम की तैयारी में मदद करेगा। भारत एक है एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, हर विद्यार्थी को पढ़ना ही चाहिए। यह एक निबंध है, सांस्कृतिक निबंध, और इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। रामधारी सिंह दिनकर जी जिनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण काव्य लेखन है, जिन्होंने उर्वशी और कुरुक्षेत्र जैसे महाकाव्य लिखे हैं। साथ ही साथ गद्य में भी उनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी। उन्होंने ही लिखी है भारत के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत, संस्कृति के 4 अध्याय। तो ऐसे रचनाकार की रचना है जिसका शीर्षक है भारत एक है। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी तैयारी इस चैनल के साथ समानांतर रूप से चलती रहे। इस निबंध में निबंधकार दिनकर जी ने हमें यह बताने की कोशिश की कि चाहे जितनी विविधताएं हों, लेकिन वस्तुतः मूल रूप से भारत एक है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है, इसी बात को दर्शाती हुई यह रचना है। इसके शुरुआती कुछ अवतरणों में दिनकर जी हमें बताते हैं कि किन किन आधारों पर हमारे देश में अलग अलग व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। वे अपनी बात शुरू करते हैं भूगोल से और वो कहते हैं कि आप भारत का नक्शा देखिए। जब आप भारत का नक्शा देखते हैं, विशेषकर प्राकृतिक नक्शा, तो दिनकर जी का कहना है कि उसमें 3 भाग आपको स्पष्टतः दिखाई देते हैं और इन तीनों भागों की बनावट, इन तीनों भागों के संसाधन, इन तीनों भागों की विशिष्टताएं काफ़ी अलग अलग हैं। दिनकर जी अपने निबंध में इन तीनों भागों का नामकरण भी करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले उत्तरी भाग है और इस उत्तरी भाग की शुरुआत होती है हिमालय के दक्षिण से लेकर विंध्याचल पर्वत के उत्तर तक। जो ये भाग है वह उत्तरी भाग कहलाता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण से लगाकर कृष्णा नदी के उत्तरी तक का जो भाग है उसे हम दक्षिणी प्लेटो के नाम से जानते हैं। कृष्णा नदी को यहाँ पर वो विभाजन की एक रेखा बताते हैं। फिर उनका अगला मत ये है कि आप कृष्णा नदी से नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ जाएंगे और कन्याकुमारी या केप केमोरिन तक जाएंगे, अगर आप कुमारी अंतरिप तक जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रायद्वीपीय भारत दिखाई देगा। इस तरह से वे बताते हैं कि हमारे देश की यह व्यवस्था भौगोलिक आधार पर 3 भागों में बटी हुई है। तो भूगोल से वो अपनी बात शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि इन तीनों में अलग अलग विशेषताएं हैं। वो क्या बताते हैं आपको मैं बताता हूँ। आप नक्शा देखिए अपनी स्क्रीन पर, जो भारत का प्राकृतिक नक्शा अलग अलग भागों को बटाता हुआ, अलग अलग भागों को दर्शाता हुआ, और इसमें वो जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि ये जो 3 भाग रहे, ये इतिहास में भी अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं को दर्शाने वाले ये 3 भाग रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो विंध्याचल पर्वत है ना, उत्तर और दक्षिण के बीच में बना हुआ, इस विंध्याचल पर्वत को लांघ कर दक्षिण तक जाना बड़ा ही कठिन काम था। और वे उदाहरण भी देते हैं कि ऐसा नहीं कि इसको लांघा नहीं गया। दिनकर जी का कहना है कि सबसे पहले अगस्त्य ऋषि ने विंध्याचल पर्वत को लांघा और वो दक्षिण में पहुँचे और दक्षिण में जाकर उन्होंने दक्षिण के लोगों को अपना संदेश दिया। अगस्त्य ऋषि का नाम आप याद रखिए, आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। साथियों, अभी तक की चर्चा के आधार पर आपसे पूछा जा सकता है कि दिनकर के इस निबंध का शीर्षक क्या है, दिनकर जी के इस निबंध की विषय वस्तु क्या है। तो ये सांस्कृतिक निबंध है। दिनकर जी का यह निबंध किस बात पर जोर देता है, तो भारत की एकता पर जोर देता है। वो ये ज़रूर कहते हैं कि भारत में विविधता है, लेकिन इन्हीं विविधताओं में भारत की एकता छिपी हुई है, ऐसा वो बताते हैं। फिर सीमा रेखाएं बताते हैं कि हिमालय से लगाकर विंध्याचल तक का जो हिस्सा है वो उत्तरी भाग है। फिर विंध्याचल से लगाकर कृष्णा नदी तक का जो हिस्सा है वो दक्षिणी प्लेटो है, और कृष्णा नदी से लगाकर कुमारी अंतरिप, जिसे हम कन्याकुमारी भी कहते हैं, वहाँ तक का जो हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय भाग है। फिर वो दर्शाते हैं कि भाई उत्तर से दक्षिण तक जाने में बड़ी मुश्किलें थीं,
लेकिन ऐसा नहीं कि इसको पार नहीं किया गया। और फिर कहते हैं कि सबसे पहले इसे पार करने का श्रेय एक ऋषि को जाता है, और उन ऋषि का नाम है अगस्त्य ऋषि। तो अगस्त्य ऋषि पर आपसे प्रश्न आ सकता है, इसलिए याद रखिए। फिर वे आगे बताते हैं कि उसके बाद जब आप रामायण काल में जाते हैं तो आपको पता ही है कि भगवान श्री राम ने सीता माता की खोज के लिए लंका जाने का प्रक्रम किया था, और इसी के अंतर्गत उन्होंने विंध्याचल पर्वत को पार किया था ताकि वे दक्षिण के माध्यम से लंका पहुंच सके और रावण की लंका से माता सीता को छुड़ा सके और रावण को इसके लिए दंडित कर सके। तो फिर भगवान श्री राम और उनकी जो सेना के सहयोगी थे उन्होंने भी लंका को लांघा। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि उत्तर और दक्षिण के बीच में परस्पर संबंध भी रहे। वो महाभारत काल का एक उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि पांडवों में जो सबसे बड़े पुत्र थे युधिष्ठिर, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, और उस राजसूय यज्ञ में दक्षिण भारत के राजा भी सम्मिलित हुए थे, जिससे स्पष्ट है कि उत्तर और दक्षिण के बीच में यहाँ पर राजनीतिक संबंध भी दिखाई देते हैं। इस तरह की बातें बताते हैं, और यह भी कहते हैं कि हमारे देश के कुछ सम्राट भी ऐसे हुए जैसे चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य, और साथ ही साथ कुछ मुग़ल बादशाह जैसे अकबर आदि। इन्होंने भी कोशिश की थी कि वे उत्तर को राजनीतिक केंद्र बनाकर पाटलिपुत्र, दिल्ली आदि को, और दक्षिण भारत पर वो अधिकार करें। तो हम इस तरह की विजयों के बारे में जानते हैं कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय भी दक्षिण भारत के 4 राज्यों पर आक्रमण किया गया था। अकबर के समय भी जीते गए थे राज्य। औरंगजेब ने तो 25 वर्ष लगाए थे दक्षिण भारत को जीतने में। इस तरह से उत्तर के जो राजनीतिक केंद्र थे उन्होंने भी दक्षिण को अधिकार में लेने की कोशिश की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि भाई उत्तर से दक्षिण पर नियंत्रण रखना बड़ा कठिन काम था। जब राजा अगर बलवान थे तो उन्हें थोड़ी बहुत सफलता मिली, लेकिन अगर अदूरदर्शी राजा हुए, कमज़ोर राजा हुए, तो वे दक्षिण को जीतने के बावजूद भी उस पर नियंत्रण नहीं बना पाए। इस तरह की बात वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि भाई आखिर भारतवर्ष में इतना भेदभाव, फूट आदि क्यों है। तो उसके बारे में बताते हैं कि हमारे देश में जो नदियां हैं, जो पहाड़ हैं, इन नदियों और पहाड़ों के काफ़ी गुण भी हैं, लेकिन साथ ही साथ दिनकर जी इनके अवगुणों की तरफ भी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, तो पहाड़ी क्षेत्र में या अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनमें प्रांतीयता का जोश आ जाता है, क्षेत्रीयता की भावना पैदा हो जाती है, और क्षेत्रीयता की भावना जब पैदा होती है तो उनके लिए अपना क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वजह से वो देश की एकता की बजाय अपने क्षेत्र को महत्व देने लगते हैं। इस बात पर वो जोर डालते हैं। वो ये भी कहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग या रेगिस्तानी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी प्रकृति मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से अलग होती है। पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो चूँकि बहुत मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, ज़िंदगी उनकी पल पल पर संघर्ष की परिभाषा है, इस वजह से वो आज़ाद तबीयत के हो जाते हैं, ऐसा दिनकर जी का कहना है। उनमें विद्रोह की भावना आ जाती है, उनमें वीरता भी ज़्यादा आ जाती है। जैसे मराठों का वो उदाहरण देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वंश और शिवाजी महाराज से लेकर जो मराठा साम्राज्य हुआ वो उस क्षेत्र में था जहाँ पहाड़ियाँ ज़्यादा थी। तो हम उनकी वीरता के किस्सों से, उनकी वीरता की सत्य कहानियों से भली भांति अवगत हैं। ऐसे वो उदाहरण देते हैं कि राजपूत लोग जो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में रहते थे, प्राण जाए पर वचन न जाए, और रण क्षेत्र ही जिनके जीवन का एक मुख्य ध्येय हुआ करता था। अपने आन बान और शान के लिए वो युद्ध के मैदान में ही सदैव रहना पसंद करते थे, और पीठ दिखाकर भागना नहीं, शत्रु का सामना करना चाहे प्राण चले जाएं। तो ये वीरता उनमें इसलिए आ पाई कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में पले बढ़े, ऐसा दिनकर जी का इस निबंध में उनका मानना है। साथ ही उनका ये कहना है कि जिन क्षेत्रों में मिट्टी उपजाऊ है, सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं हैं, समतल मैदान है, वहाँ पर कृषि के लिए बड़ी अनुकूल दशाएं हैं, लेकिन चूंकि वहाँ जीवन का संघर्ष कम है, इस वजह से वहाँ पर संघर्षशीलता की कमी दिखाई देती है। और साथ ही साथ वहाँ के लोगों की हेल्थ भी थोड़ी सी सामान्य दिखाई देती है। वो तुलना करते हैं कि बंगाल के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के जो किसान लोग हैं वो उस तरह से तगड़े नहीं हैं जैसे राजस्थान के राजपूत या फिर उत्तर पश्चिमी भारत के सिख, पठान आदि लोग हैं। ऐसा दिनकर जी अपने निबंध में ये बात बताते हैं।
वो ये भी बताते हैं कि भारत में देखें ना जलवायु भी कितनी प्रकार की होती है। वो कश्मीर की जलवायु की तुलना मध्य एशिया की जलवायु से करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कश्मीर की जलवायु दिनकर जी को किस तरह की लगी, मध्य एशिया की तरह की वो लगी। फिर इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए हम कुमारी अंतरीप यानी कन्याकुमारी की तरफ जाते हैं तो वहाँ जो घर बनाने की प्रक्रिया है या घर बनाने का जो पैटर्न है, और साथ ही साथ में वहाँ के जो लोग हैं उनकी जिस तरह की रंग रूप, शारीरिक संरचना आदि है, वो श्रीलंका की तरह है। और वो ये भी बताते हैं कि श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था। हमारे समय में एक रेडियो सिलोन भी चलता था, उस पर बहुत बढ़िया फिल्मी गीत आते थे और उसको हम सुनकर बड़ा आनंद उठाते थे। इस तरह की उन्होंने बात अपने निबंध में बताई कि देखिए कितना विभेद यहाँ पर दिखाई देता है। फिर वो आगे और बढ़ते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ पर पहनावे में, खान पान में भी भेद पाया जाता है। कहीं पर हम रोटी खाते हैं, कहीं पर हम दाल चावल खाते हैं, तो कहीं पर और अगर हम लोग जाते हैं तो बंगाल का खाना अलग, बिहार का खाना अलग, बंगाल का रसगुल्ला, और इस तरह से हर क्षेत्र के खाने पीने की व्यवस्थाएं भी कुछ अलग ही अलग तरह की है। फिर वो भी बोलते हैं कि कुछ क्षेत्रों में हम लोग चप्पल पहनना पसंद करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उन चप्पलों को पहनकर हम कश्मीर के ठंडे इलाके में पहुँचे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से हर जगह, हर क्षेत्र में वो अलग अलग बात बताते हैं, दिनकर जी कहते हैं। फिर उसके बाद वो आगे बताते हैं कि भाषाओं की बात अगर अपन करें तो कहते हैं कि उत्तर से दक्षिण के बीच संपर्क में अगर सबसे बड़ी बाधा कोई है तो भाषा है। दिनकर जी का ऐसा मानना है कि हमारी भाषाएं, विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं, और हम जो हिंदी उत्तर की तरफ बोलते हैं, दक्षिण की तरफ हिंदी को कम समझा जाता है। वहाँ की अपनी भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि। तो इस तरह से भाषा चूँकि संपर्क का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, हमारी बातों, हमारे विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाने का वो कितना बढ़िया स्रोत है। लेकिन उसमें भी हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं। दिनकर जी अपने निबंध में लिखते हैं कि भारत सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने 14 भाषाओं को अनुमति दे रखी। यह बात सत्य भी है। जिस समय यह निबंध लिखा गया उस समय भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं दर्ज थीं, लेकिन समय के साथ 8वीं अनुसूची की भाषाओं की संख्या बढ़ी, अब उसमें भाषाएं 22 हो गई। तो 22 भाषाएं तो हमारे संविधान में ही मान्य है। इसके अलावा भी अनेक भाषाएं हैं, हर भाषा का अपना दर्शन है, हर भाषा का अपना साहित्य है, ऐसा दिनकर जी बताते हैं। इसके बाद फिर वो कहते हैं कि देखिए भाषाई अनेकता तो है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एकता दिखाई देगी। वो उदाहरण देते हैं कि अगर रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ आप देखते हैं तो हर भाषा में लिखे गए, और हर भाषा इस ग्रंथ की, इन ग्रंथों की विषय वस्तु को लेकर बिल्कुल एकजुट दिखाई देती है, और हर भाषा रामायण की राम कथा को और महाभारत की कृष्ण कथा को अपने आंचल में जगह देने के लिए तत्पर रहती है। और बहुत शानदार महाकाव्य और अन्य रचनाएं महाभारत और रामायण को केंद्र बनाकर रची गई है। साथ ही वो कहते हैं कि कुछ एक दो भाषाओं की लिपियों को और उनकी वर्णमालाओं को छोड़ दें तो बाकी सभी भारतीय भाषाओं की लिपि और भारतीय भाषा की वर्णमाला में भी बहुत समानता दिखाई देती है। उनके लिखने का ढंग भी, उर्दू को छोड़ दीजिए वो इस तरफ से लिखी जाती है, लेकिन और सब भाषाओं को लिखने का ढंग, उनकी लिपियाँ, उनकी वर्णमाला में काफ़ी समानता है। थोड़ा बहुत प्रयास करें तो हम कई सारी भाषाएं सीख सकते हैं, इस तरह से वो बताते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि भाई हमारी एकता का एक और जो सबूत है, साक्ष्य है, वो ये है कि हमारे यहाँ की संस्कृति में भी काफ़ी समानता दिखाई देती है। जैसे मंदिरों का सवाल या पूजा पाठ की व्यवस्था या तीर्थ स्थलों में विश्वास, ये हमारे देश के सभी प्रकार के लोगों में पाया जाता है। चंदन लगाना, तिलक लगाना, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देगी। मंदिर हर जगह दिखाई देंगे। हाँ, स्थापत्य कला में अंतर दिखाई दे सकता है। उत्तर भारत में जो मंदिर बने हैं वो नागर शैली में बने, दक्षिण भारत में जो मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली में बने हैं, लेकिन सभी जगह देवताओं की स्थापना की गई। इस तरह की बात कहकर वो बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर इस आधार पर एकता दिखाई देती है। वेशभूषा के बारे में भी ये कहते हैं कि ठीक बात है कि हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के लिबास हैं, लेकिन अगर हम विदेश की भूमि पर हों और यदि वहाँ पर कोई भारतीय, चाहे वो सिख हो, पारसी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो अगर अपनी वेशभूषा में वहाँ पर दिखाई देगा तो एकदम आराम से वो पहचान में आ जाएगा कि यह भारतीय है।
तो इस तरह से हमारे देश की व्यवस्था है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में बड़े चक्रवर्ती राजा हुए, सम्राट हुए, उन्होंने हमारे देश की पूरी राजनीतिक एकता को स्थापित करने की भी प्रयास किया। इस तरह से अनेक आधारों पर उन्होंने अनेकता बताते हुए अंत में यह सिद्ध कर दिया है अपने इस निबंध में कि भारत एक है। उनका ये जो महत्वपूर्ण निबंध है ये उनके द्वारा लिखे गए अनेक निबंधों का एक संग्रह है और इस निबंध संग्रह का नाम है रेती के फूल। तो रेती के फूल नाम के निबंध संग्रह से उनका यह निबंध लिया गया है। तो आशा है इस निबंध का भाव आपको समझ में आ गया होगा। आपकी जानकारी के लिए संक्षेप में इसको बताना चाहूँ तो दिनकर जी ऐसा कहते हैं कि भारत में चाहे जिन आधारों पर और जितनी भी विविधता हो, लेकिन ये विविधता सतही है। अगर हम अंतर्मन से देखें, अंतःकरण से देखें, जड़ों की तरफ से देखें तो भारत एक है। भारत के निवासियों के रीति रिवाज, व्यवस्था, पहनावा, खान पान चाहे अलग अलग हो, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उनमें जो एकता है वो उन समस्त विभिन्नताओं पर भारी पड़ती है और भारतवर्ष को एकजुट बनाए रखने में, एकजुट सिद्ध करने में और एकजुट निरंतर काल तक स्थायी तौर पर बसाए रखने में भूमिका निभाती है। तो हम भी कहेंगे भारत एक है। आशा है यह निबंध आपको समझ में आया होगा और इस बातचीत से आपको यह भी पता चल गया होगा कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस निबंध पर आधारित सिलसिलेवार आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ लें, उनके उत्तर भी समझ लें, तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अन्य वीडियो की लिंक दी गई है और उस वीडियो में भारत एक है निबंध पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर आपके सामने सीधे सीधे रख दिए गए हैं। आप उन्हें सुनिए, नोटबुक में लिखिए, याद कीजिए और परीक्षा में बहुत शानदार अंक लेकर आइए। हमारी शुभकामनाएं और हमारी मेहनत आपके साथ सदैव रहेगी। मुझे इस निबंध पर चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका हमारी प्रीति गुलवानिया जी और उनकी बहुत परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए विषय के साथ। नमस्ते।